गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 6 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया ने रिसेंट मंथ्स में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है, मेनली इसलिए ताकि यूएस को खुश रखा जा सके और इंडिया और यूएस ट्रेड डील सिक्योर हो सके। तो उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखता है तो यूएस इंडिया पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है। तो यहाँ पर यूएस के जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा कि जो एम्बेसडर हैं इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर इंडिया इंपोर्ट्स रिड्यूस करता है रशिया से तो यूएस जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है इंडिया पर उसने, तो वो उसे हटा दे। और ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी ने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रम्प जो है वो बेसिकली अनहैप्पी हैं और ट्रेड रिलेशन मेंटेन करना यूएस के साथ इम्पोर्टेंट है। तो ट्रम्प ने कहा कि यूएस चाहे तो इंडिया पर टैरिफ जल्दी भी बढ़ा सकता है, जो इंडिया के लिए नुकसानदायक होगा। और इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया। और पहले भी जो है यूएस पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्ज़ाम इंडिया ने लगाया था क्योंकि यूएस जो है खुद भी रशिया से ऑयल, यूरेनियम और मिनरल्स खरीदता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, मदुराओ प्लीड्स नॉट गिल्टी, सेज ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट। तो जैसा कि हमें पता है अभी यूएस ने वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक किया और उसके बाद निकोलस मदुराओ जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गया, जहाँ पर उन पर ट्रायल्स चल रहे हैं नार्को टेररिज्म पे। तो उन्होंने बोला कि मैं नॉट गिल्टी हूँ और मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर किडनैप किया गया हूँ। तो जजेस ने मदुराओ और जो उनकी वाइफ है दोनों को जेल में रखने का ऑर्डर दिया और जो नेक्स्ट हियरिंग है 17 मार्च की रखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं वेनेजुएला से, तो उन्होंने कहा कि हम टोटल एक्सेस चाहते हैं जो ऑयल्स हैं और उनके दूसरे रिसोर्सेज है वेनेजुएला के, ताकि हम जो है उनकी कंट्री रीबिल्ड कर सकें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पुलिस इन स्टेट्स स्टेप अप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। तो यहाँ पिछले 5 सालों में बोलते हैं कि इंडिया की जो स्टेट पुलिस है उसने सोशल मीडिया पर जो मॉनिटरिंग है वो काफ़ी बढ़ा दी है, उस पर फोकस बढ़ाया है और इसके लिए उन्होंने स्पेशल मॉनिटरिंग सेल्स भी बनाए हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि 2020 में जो 262 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स थे, वो जो कि 2024 में बढ़कर 365 सेल्स हो गए। और मतलब पुलिस जो है अब सोशल मीडिया को एक्टिवली ट्रैक कर रही है। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग बढ़ाई क्यों जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हेट स्पीचेज़ है वो बढ़ रही हैं। रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन भी जो है काफ़ी बढ़ रहा है, ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन हो रहा है, फ्रॉड एंड साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वॉयलेंस को प्रोवोक करने वाली पोस्ट काफ़ी डाली जा रही हैं। तो इन सबको पहले से ही डिटेक्ट किया जा सके इसलिए ज़रूरी हो गया है। लेकिन एक बड़ा इश्यू क्या है कि पुलिस की वैकेंसीज़, जो टोटल सैंक्शन्ड पोस्ट है वो 27.55 लैक्स बताई जा रही हैं और जो वैकेंट पोस्ट है वो 5.92 लैक्स इसमें से, मतलब काफ़ी पोस्ट अभी भी खाली हैं। तो वर्क बर्डन जो पुलिस का है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन का डेटा भी दिया हुआ है, जैसे कि पुलिस वाइज स्ट्रेंथ में एससीज 3.30 लैक्स, एसटीज 2.31 लाख, ओबीसीज 6.37 लाख। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, कोस्ट गार्ड एड्स पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल टू इट्स फ्लीट। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड का नया शिप जिसका नाम है समुद्र प्रताप, उसको कमीशन किया। तो ये समुद्र प्रताप जो शिप है ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनसली डिजाइंड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और ऐसे 2 शिप बनने जिसमें कि पहला शिप ये है और जिसे कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 60% से ज़्यादा इसमें जो कंटेंट है वो इंडिया में बनाया गया है। तो इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने इसे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का सिंबल बताया। तो इस वेसल है, इसका काम क्या होगा? एक तो जो ऑयल स्पिल और जो पॉल्यूशन कंट्रोल करना, फायर फाइटिंग, मैरीटाइम सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सी सर्विलेंस करना। तो समुद्र प्रताप पर 2 वुमेन ऑफिसर्स भी तैनात होंगी, जो कि राजनाथ सिंह ने इसे इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल कोस्ट गार्ड की तरफ एक बड़ा स्टेप बताया। और फ्यूचर विजन में बताया कि वॉरशिप में जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 60% से 90% ले जाने का है और कोस्ट गार्ड को मॉडर्न इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फोर्स बनाया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, 31% ऑफ अरावली हिल्स एट रिस्क आफ्टर सेंटर्स डेफिनेशन सेज ग्रुप। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि अरावलीज की नई डेफिनेशन आई थी जिसमें कि बोला गया था जो हिल्स हैं 100 मीटर से ऊपर के हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा अरावलीज के अंडर। हालांकि जो इस ऑर्डर पे स्टे लगा हुआ है और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तब तक कोई भी नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक एक जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान इसके लिए नहीं बना लिया जाता।
तो एक कंजर्वेशन ग्रुप ने बताया कि सैटेलाइट ऑडिट के हिसाब से 31.8% अरावली रेंज जो है इकोलॉजिकल रिस्क में आ गया है, और इस नई डेफिनेशन के बाद तो जो हिल्स 100 मीटर से छोटी हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो एनालिसिस कैसे किया, सैटेलाइट डेटा का यूज़ किया गया, और स्टडी में पता चला कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं और रेंजेस हैं 100 मीटर से नीचे के हैं उसमें। और डेंजर क्या है कि जो इन लो हाइट अरावली ज़ोन्स का काम क्या है जो 100 मीटर से नीचे के हैं, एक तो वाटर रिचार्ज ज़ोन्स हैं ये, डस्ट बैरियर है, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट प्रोटेक्शन करते हैं अराउंड 30 करोड़ पीपल्स के लिए, और थार डेज़र्ट जो है उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी दिल्ली की तरफ। तो स्टडी में वार्निंग दी गई कि कुछ जगहों पर थार डेज़र्ट ऑलरेडी एक्सपैंड होना शुरू हो गया है, और जो पहले का डिसीज़न है अरावलीज़ पे 100 मीटर वाली डेफिनेशन पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबेयंस या होल्ड पर रखा है। तो इसीलिए जो अब इसके प्रोटेक्शन रूल्स पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रिफ्रेन फ्रॉम नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू ईरान सेज मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे इंडिया ने अपने सिटीजन्स को ईरान ना ट्रैवल करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इंडियन नेशनल्स ईरान की नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस के चलते वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ गए हैं, और ईरान में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, करेंसी काफ़ी डीवैल्यू हो गई है, इसी वजह से बड़े प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पर हो रहे हैं। तो सिचुएशन अनस्टेबल है। तो बहुत एसेंशियल और इमरजेंसी ट्रैवल हो तो ही वहाँ पर जाएँ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीज़ा फॉर चाइनीज नेशनल्स। तो इंडिया ने एक नया EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है। इसका नाम जो कि ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा है, जिसे कि चाइनीज़ जो बिजनेसमैन है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा का यूज़ कैसे होगा कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए जो इंडिया चाइना से आना चाहते हैं, बेसिकली मशीन इंस्टॉल करने, इक्विपमेंट कमीशनिंग करने, सेटअप करने, या स्पेसिफिक बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए, मतलब इंडस्ट्री और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिलेटेड बिजनेस वर्क के लिए है ये। इसमें कि इंडिया में मैक्सिमम ये 6 मंथ्स के लिए स्टे अलाउड रहेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज द शांति बिल चेंज। तो यहाँ पर बोलते हैं पार्लियामेंट ने शांति बिल पास कर दिया, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट और जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है उसके लिए ओपन हो जाएगा। और पहले न्यूक्लियर पावर जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल में था, मेनली जो NPCIL है उसके कंट्रोल में। और इस बिल का एम है एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना, क्लीन एनर्जी को बूस्ट करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना। तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ के स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स और एडवांस्ड रिएक्टर्स जो है उसके लिए एलोकेट किए हैं। और अब बेसिकली प्राइवेट कंपनीज क्या कर सकती हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो बिल्ड करना, ऑपरेट करना और जो ओन कर सकती हैं उनको। तो जॉइंट वेंचर्स भी अलाउड है, और लेकिन गवर्नमेंट का 51% कंट्रोल जो है वो मैंडेटरी इनमें रहेगा। और सेंसिटिव काम गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल हो गए, गवर्नमेंट के पास क्या क्या काम रहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल है, हैवी वाटर है, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी ओवरसाइट, ये सब बेसिकली जो है गवर्नमेंट के पास ही काम रहेगा। बेसिकली ये टोटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वो बनेगा। तो NPCIL का मोनोपोली है वो जो है खत्म हो गया, लेकिन ओवरसाइट है वो गवर्नमेंट के पास ही है। यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसकी पावर्स बढ़ी हैं, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, और पार्लियामेंट के लिए इसे अकाउंटेबल बनाया गया। और ये हैंडल करेगा बेसिकली सेफ्टी, रेडिएशन चेक्स, इमरजेंसी सिस्टम और लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन को। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ज़्यादा पावर एक ही बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। फिर यहाँ पर लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट अगर कोई होता है तो उसमें जो न्यू लायबिलिटी कैप है, यानी कि लार्ज प्लांट्स के लिए अप टू 3,000 करोड़ रखी गई है, मीडियम प्लांट्स के लिए अप टू 1,500 करोड़, और जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स हैं उसके लिए अप टू 100 करोड़ लायबिलिटी रखी गई है। तो लेकिन यहाँ पर सप्लायर लायबिलिटी हटा दी गई है, यानी कि जो इनको मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको एक्सीडेंट के बाद जिम्मेदारी मोस्टली ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट पर रहेगी, इनकी लायबिलिटी हटा दी गई है सप्लायर्स की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट बोलता है कि कोल पे डिपेंडेंस उसका कम होगा, क्लीन एनर्जी और नेट ज़ीरो गोल जो है वो अचीव होगा, रिलायबल बेस लोड पावर मिलेगा, और ग्लोबल न्यूक्लियर टाइज जो है वो रिवाइव होंगे। तो अपोजिशन क्यों अपोज कर रहा है, बेसिकली बोलते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि सप्लायर्स की लायबिलिटी हटा दी गई है, और लायबिलिटी का कैप भी कम रखा गया है। और जो लायबिलिटी कैप है वो अप टू 3,000 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जो एक्सीडेंट्स में जो लॉस होता है,
और फुकुशिमा टाइप डिज़ास्टर के जो रियल कॉस्ट है, वो इससे कहीं ज़्यादा होता है और आरटीआई एक्सेस इसके लिए रेस्ट्रिक्ट हो गया है, न्यूक्लियर वर्कर्स लेबर लॉज़ से बाहर हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ओवरऑल शांति बिल न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाता है, लेकिन जो साथ ही सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और लायबिलिटी पर सीरियस कंसर्न यहाँ पर रेज़ हो रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट रिमोट सेंसिंग रिवील्स अबाउट प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम स्पेस। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग के बारे में बोला जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए डेजर्ट में हैं, वहाँ पर ट्रेजर कोई ढूँढ रहे हैं और बिना खुदाई किए आप ड्रोन या फिर सैटेलाइट के थ्रू जो है ज़मीन के नीचे के हिंट्स देख पा रहे हैं या मिल रहे हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। बेसिकली जो सैटेलाइट है या ड्रोन है, उससे अर्थ को ऑब्ज़र्व करना बिना करना जो है बिना ग्राउंड को टच किए। तो सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप की लाइट्स जो है डिटेक्ट करती हैं ये और हर चीज़ जो अलग जैसे कि पानी हो गया, पेड़ हो गया, सॉइल हो गया या फिर कोई रॉक हो गया, ये अलग-अलग तरीके से इन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसी जो रिफ्लेक्ट करने का पैटर्न है, अलग-अलग चीज़ जो अलग-अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, इसी को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो प्लांट्स कैसे डिटेक्ट होते हैं, प्लांट्स के बारे में पहले दिया है कि जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो रेड लाइट एब्ज़ॉर्ब करते हैं और जो नियर इंफ्रारेड लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस डेटा से साइंटिस्ट बताते हैं कि प्लांट्स हेल्दी हैं या स्ट्रेस्ड हैं जिससे कि क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग पॉसिबल हो सकता है। फॉरेस्ट बायोमास, कार्बन स्टोरेज स्टडी करना पॉसिबल होता है प्लांट्स के लिए। और इससे एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो इसकी मदद से ये पॉसिबल हो पाता है। अब फिर सेकंड है वाटर को कैसे मैप करते हैं। तो वाटर को मैप करने के लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। एक तो ऑप्टिकल मेथड और दूसरा रडार मेथड, जिसमें कि नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स का यूज़ होता है, जिसमें कि वाटर नियर इंफ्रारेड लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स जो है ये सब डिटेक्ट होते हैं। और दूसरा मेथड है रडार सिस्टम। रडार्स जो है बेसिकली बादलों और रात में भी काम करता है। जो स्मूथ वाटर है वो ब्लैक दिखता है रडार इमेजेस में और फ्लड मैपिंग में ये यूज़फुल होता है। फिर जो थर्ड है मिनरल्स एंड ऑयल्स को कैसे डिटेक्ट करता है ये। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि लाइट्स को ये हंड्रेड्स ऑफ कलर्स में स्प्लिट करते हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि रॉक का टाइप क्या है, मिनरल क्या है, सॉइल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई इससे हो जाती है। और फिर जो फोर्थ बताते हैं कि ऑयल एंड गैस डिटेक्शन कैसे होता है, कि कभी गैस माइक्रो सीपेज सीपेज अगर करता है तो उससे प्लांट स्ट्रेस बढ़ जाता है जिससे कि कलर चेंज हो जाता है। तो ये सैटेलाइट्स डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर जो है यहाँ पे बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर को कैसे मेज़र करते हैं, कि यहाँ पर बोलते हैं कि जो नासा का ग्रेस सैटेलाइट है, वो यूज़ होता है। तो यानी कि ज़मीन के नीचे अगर पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ वहाँ पर ग्रेविटी बढ़ जाती है और जो सैटेलाइट का स्पीड है और डिस्टेंस चेंज हो जाता है। कैसे? स्पेस मिशन में 2 सैटेलाइट्स होती हैं, दोनों एक लाइन में एक-दूसरे के पीछे जो है वो घूमती है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली मेज़र होता है। वहाँ जहाँ पर ज़मीन जो है वो जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आगे वाली सैटेलाइट्स है, थोड़ी-सी पुल होकर फ़ास्ट हो जाती है, पीछे वाली सैटेलाइट थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। तो डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो सैटेलाइट चेंज को मेज़र करके समझ लेते हैं कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे जो है पानी ज़्यादा है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके पता चलता है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ग्राउंड वाटर डेंजरस स्पीड से गिरता जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में बोलते हैं कि रिमोट सेंसिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट बोलते हैं ड्रिलिंग एंड सर्वेज में काम आती है ये। सेकंड है कि एनवायरनमेंट सेफ होता है। थर्ड है कि फास्टर एंड चीपर मैपिंग हो सकती है और रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और जो फोर्थ और फिफ्थ जो वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स का सस्टेनेबल यूज़ जो है इससे पॉसिबल होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में रहता ही है। तो स्टेपिंग इन विद माओइज्म इन रैपिड रिट्रीट। तो आर्टिकल बताता है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है वो अब अपनी लास्ट स्टेज पर लग रहा है। स्पेशली जो दानकरिया रीजन है बस्तर का, जहाँ पे 2025 के बाद लार्ज स्केल सरेंडर्स हो रहे हैं। पहले भी मूवमेंट कमज़ोर हो रहा था, पर 2024 में जो सीपीआई माओइस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली
बड़े ग्रुप्स की जगह स्मॉल यूनिट्स में स्प्लिट हो गए और डिफेंसिव मोड में चले गए ये, ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एनसर्कलमेंट जो है ना कर सके और उससे बचा जा सके। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बावजूद जो है मूवमेंट और वीक हो गया, टॉप लीडर्स इनके मारे गए या सरेंडर कर दिया उन्होंने और जो कई सारे जो इनमें नाम दिए गए जैसे वेणुगोपाल और रुपेश जैसों ने हंड्रेड्स ऑफ कैडर्स के साथ सरेंडर किया और आज माओइस्ट के कुछ ही कैडर्स बचे हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं। तो आज जो माओइस्ट हैं उसके कुछ ही कैडर्स बचे हैं और अब बड़ा सवाल ये है कि उन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए जिन पर माओइस्ट ने सपोर्ट जो है वो बिल्ड किया था। सरेंडर्ड कैडर्स बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके रियल प्रॉब्लम्स अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं। गवर्नमेंट को अब फ़ोकस करना चाहिए फर्स्ट की हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाए। इंटीरियर एरियाज़ में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएँ। वहाँ पर एनीमिया, मलेरिया, स्नेक बाइट्स जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है। सेफ ड्रिंकिंग जो है एंश्योर किया जाए। सेकंड है एग्रीकल्चरल एंड लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाए, यानी कि जो वहाँ पे सीड्स हैं, फिश फार्मिंग है, इरिगेशन है, चेक डैम्स ये सब बनाया जाए। वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इनकम बढ़ाई जाए। और थर्ड बताते हैं कि एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि ट्राइबल हॉस्टल, आश्रम स्कूल्स और मॉइस्ट प्रोपेगेंडा को रिप्लेस करना, वोकेशनल स्किल्स यूज़ करना, ये सब काम किया जाए। और फिर सोशल एंड फैमिली सपोर्ट, तो यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स्ड वेसेक्टोमी वालों के लिए फ्री रिवर्सल ट्रीटमेंट दिया जाए, वुमेन वेलफेयर और रिप्रोडक्टिव सपोर्ट दिया जाए, फोर्स्ड मैरिजेस के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो यहाँ पर और फिफ्थ बोलते हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट स्कीम्स को एक्सटेंड किया जाए। जैसे कि यहाँ की एक स्कीम के बारे में बताते हैं, नियाद नेलानर स्कीम, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल स्कीम है जो उन ट्राइबल लोगों के लिए बनाई गई है जो मॉइस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें कि दूर दराज के जो विलेजेस हैं उनको जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। मॉइस्ट इन्फ्लुएंस हटाने के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट वापस लाया जाता है। तो यहाँ पर बोलना है कि मॉइस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया है, लेकिन अब प्रायोरिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की, डिग्निटी, हेल्थ एंड लाइवलीहुड, ट्रस्ट बिल्डिंग की, ताकि जो मूवमेंट है वो दोबारा से वो बर्थ ना ले। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू पाथ फार्मूला फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पिछले महीने ट्रेड डेटा दिखा रहा है कि यूएस जो टैरिफ्स हैं उसके बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट वो गिरने की बजाय और भी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो गया है और यूएस को एक्सपोर्ट भी रिबाउंड होने लगा है। तब एग्जैक्ट जो है रीज़न क्लियर नहीं था, लेकिन अब जो है डिटेल्ड पिक्चर ज़्यादा सामने आने लगी है और गवर्नमेंट का जो डेटा है वो दिखाता है कि कुछ कैटेगरीज में एक्सपोर्ट शार्पली बढ़े हैं, लेकिन कुछ में नेगेटिवली इम्पैक्ट भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि जो स्मार्टफ़ोन्स हैं उस पर यूएस के जो टैरिफ्स हैं वो टैरिफ अप्लाई नहीं होते हैं। तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली स्मार्टफ़ोन्स में 237% का जंप देखा गया है एक्सपोर्ट्स में, और वहीं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें 15% का जंप देखा गया है। तो इन सेक्टर्स ने ग्रोथ इतनी ज़्यादा की कि ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स जो है पॉजिटिव दिख गए और जो टैरिफ और मार्केट इश्यूज़ की वजह से कुछ सेक्टर्स नेगेटिव में भी रहे, जैसे गोल्ड, कॉटन फैब्रिक्स, मैरीन प्रोडक्ट्स। तो लेकिन एक्सपोर्ट ने न्यू मार्केट्स भी जो है देखे, जैसे कि कुछ सेक्टर्स ने यूएस लॉस एब्जॉर्ब नहीं किए बल्कि एक्सपोर्ट और बढ़ा लिए। जैसे कि मैरीन प्रोडक्ट्स है, उसमें यूएस का एक्सपोर्ट डाउन रहा, लेकिन जो टोटल मैरीन एक्सपोर्ट्स रहे वो लाइक 17% पॉजिटिव में ही रहे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने मार्केट अपना डाइवर्सिफाई कर दिया, जिसमें कि न्यू बायर्स जैसे कि चाइना 23% वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़े, स्पेन में बढ़ा, बेल्जियम में 124% बढ़ गया और इसी तरह नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली सबको बढ़ा है। तो जो लॉस हुए यूएस से वो यूरोप और चाइना ने फिल कर दिया, और जो एक्सपोर्टर्स की डिमांड है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड सपोर्ट जो है और भी ज़्यादा इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पर रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स के बारे में भी बोलते हैं कि एक्सपोर्ट में जो यूरोप में एक्सपोर्ट उसका बढ़ गया। तो बेसिकली यूएस टैरिफ ने कुछ सेक्टर्स को हर्ट किया है, बट ओवरऑल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल नंबर पॉजिटिव रखे और सेवरल इंडस्ट्रीज ने जो है मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने से लॉस रिकवर किया। तो स्ट्रैटेजी है यही कि यूएस पर डिपेंडेंसी कम करें और यूरोप और जो चाइना है उस पर फोकस ज़्यादा हो गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल ग्रॉक चैटबॉट के बारे में है जो कि ट्विटर ने बनाया है। और ये चैटबॉट जो है अपने आप में एक ओपन और अनरेस्ट्रिक्टेड जो है दिखता है, मतलब इसमें वो सेफ्टी फिल्टर्स नहीं लगाए गए हैं जो कि ओपन एआई
या गूगल जैसी कंपनीज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करती हैं। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रॉक कभी-कभी जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उसको इंसल्ट करता है, लेकिन रीसेंट इश्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। लोगों ने देखा कि ग्रॉक यूज़र्स ने के कहने पर जो वुमेन्स की नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअली सजेस्टिव या फिर एक्सप्लिसिट जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर रहा है, और न्यू ईयर के बाद भी ये बिहेवियर चलता रहा, जबकि इंडिया और फ्रांस ने ओपनली कंसर्न इस चीज़ के लिए रेज़ किया है। और इंस्टेड ऑफ एक्शन लेना, एलन मस्क ने इस पर जो है मज़ाक कर दिया, जैसे ये कोई सीरियस क्राइम नहीं हो। और आर्टिकल कहता है कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल अप्रोच है, क्योंकि ऐसी इमेजरी जो है बनाना वो बेसिकली क्राइम है, और ऑनलाइन जो हरासमेंट है और जेंडर बेस्ड अब्यूज़ को और ज़्यादा डेंजरस ये बना देता है। तो गवर्नमेंट ने ट्विटर को ऑर्डर दिया है कि ऐसा कंटेंट तुरंत बंद करे, और रिमाइंड किया है कि इस तरह के टूल्स का मिसयूज़ वुमेन्स के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लेकिन आर्टिकल ये भी पॉइंट करता है कि जो गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों ही पास्ट में ऑनलाइन अब्यूसिव के केसेस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाए। और ऑथर कहते हैं कि जो ट्विटर है उसको लगता है कि यूएस का पॉलिटिकल पावर उन्हें अकाउंटेबिलिटी से जो है वो बचा लेगा, लेकिन ऐसी सोच जो है काफ़ी रिस्की है। तो आर्टिकल का मेन मैसेज ये है कि नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी जो है क्रिएट करना या फैलाना वो क्राइम है, और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को जो है वो वार्न करना काफ़ी नहीं है। यूज़र्स जो इस तरह के कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो है काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ फियरलेसली उसे नॉर्मलाइज़ कर नहीं होने देना चाहिए, और लॉज़ और एनफोर्समेंट से क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएँगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन एविएशन सेफ्टी इट्स डेंजरस क्रेडिबिलिटी डेफिसिट। तो यहाँ पे इस आर्टिकल का मेन फोकस है बेसिकली जो एविएशन सेफ्टी है, क्रैश इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेके, और इंडिया की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन ने 2006 में कहा था कि एविएशन सेफ्टी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक जगह भी वीक हो तो पूरी ग्लोबल सेफ्टी जो है वीक पड़ जाती है। उन्होंने एम्फसाइज किया इसके लिए ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गई, जिसमें कि 242 पैसेंजर्स में सिर्फ एक सर्वाइवर जो है वो बच पाया, और ग्राउंड पर 19 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएस की, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बैच जो यूके का है। तो इन्वेस्टिगेशन इन सब के साथ मिलकर होनी चाहिए थी, लेकिन जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्डर्स रिकवर किए गए, लेकिन इनका जो है डेटा डाउनलोड करने के लिए इंडिया को फॉरेन की एक्सपर्टीज़ जो है वो चाहिए होती है। तो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है उसमें 2 शॉकिंग पॉइंट्स आए कि जिसमें जो फ्लाइट है उसके लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जो है दोनों इंजन के जो कंट्रोल स्विचेस होते हैं वो कट ऑफ पोजीशन पर मिले, और कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि व्हाई डिड यू डू दैट, तो और दूसरे ने कहा आई डिड नॉट डू दैट। तो ये स्विच जो है सिर्फ मैनुअली मूव होते हैं और सॉफ्टवेयर ग्लिच से नहीं होता है, मतलब कुछ सीरियस हुआ था। और बाद में रिपोर्ट्स में दिखा कि इंडिया और जो यूएस है इन्वेस्टिगेटर्स, इन दोनों के इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट जो है काफ़ी बढ़ गए। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठे, और आर्टिकल कहता है कि इंडिया में जो एविएशन इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई बार पॉलिटिकल प्रेशर, डिलेज और कवर अप्स देखे गए हैं, और जैसे कि मैंगलोर का 2010 का इंसिडेंट है या कोझीकोड का 2020 का इंसिडेंट है। इन क्रैशेस के बाद जो सेफ्टी रिफॉर्म्स हैं प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और यहाँ पर बोलना है कि जो एयर इंडिया 171 का क्रैश हुआ, उसके बाद जो साइट है उसको सिक्योर नहीं किया गया, और क्लूज़ डिस्ट्रॉय हो गए, और एयरपोर्ट 3 घंटे के अंदर जो है वो रीओपन कर दिया गया विदाउट इमरजेंसी रेस्क्यू रेडीनेस के, जो खुद एक सेफ्टी रिस्क था। तो ऑथर कहते हैं कि यूएस जो है एजेंसीज़ क्रैश के 1 हफ्ते के अंदर डेटा एनालाइज़ कर लेती हैं, जबकि इंडिया में डिले और अनक्लियर कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया को अपना एक ट्रांसपेरेंट ग्लोबली अलाइन्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना होगा इसके लिए, वरना एविएशन क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक ट्रस्ट दोनों ही डैमेज डैमेज हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द पैरेलल ट्रैक दैट कीप्स यूएस इंडिया टाइज गोइंग। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 में इंडिया और यूएस के बीच कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स दिख रहे हैं,
जैसे कि क्वाड लीडर्स का समिट का पोस्टपोन करना, यूएस के ट्रेड सैंक्शंस और जो अमेरिका एंड पाकिस्तान के साथ टाइज का सॉफ्ट होना या इम्प्रूव होना। और पर इसके बावजूद बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल कोऑपरेशन वीक नहीं हुआ है यूएस के साथ, बल्कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और एस जयशंकर और इंडिया नेवी नेवी चीफ है, उनकी यूएस विजिट्स भी इसी ऑनगोइंग इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर क्वाड समिट का जो डिले ट्रेड फ्रिक्शन दिखाता है कि रिलेशंस में थोड़ा स्ट्रेन है और इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है यूएस में गिर गए हैं। और रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी जो है टेंशन वो इंडिया और यूएस के बीच बढ़ा रहा है। तो यूएस ने पाकिस्तान को पोर्ट एक्सेस और क्रिटिकल मिनरल्स के डील किया पाकिस्तान के साथ, जो कि स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग का हिस्सा है। फिर भी अमेरिका ओपनली ये सिग्नल देता है कि इंडिया उसके लिए एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहेगा। और डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप की बैकबोन है। पॉलिटिकल लेवल पर हीट हो सकती है लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। 2025 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है और काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। उन्होंने दिखाया कि क्वाड सिर्फ जो है लीडर्स के समिट पर डिपेंड नहीं है, बल्कि जो ऑपरेशनल लेवल पर काम वहाँ पर जारी है। और डिफेंस टाइज स्पेशली स्ट्रांग हो चुके हैं। 2008 का न्यूक्लियर डील उसके बाद से डिफेंस एग्रीमेंट्स कॉन्टिन्यूसली डीपन हुए हैं। 2025 में जो 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच, वो कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को बूस्ट करता है। बेसिकली इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए जो रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जैसे युद्ध अभ्यास, मालाबार, टाइगर क्लॉ, ये फोर्सेस के बीच ट्रस्ट और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं। और दोनों कंट्रीज ने कुछ पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट्स एग्रीमेंट, जिसको लिमोवा एग्रीमेंट 2016 बोलते हैं। और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कॉम कासा एग्रीमेंट, और जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बेका एग्रीमेंट, और डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए इंडस एक्स 2023 में, और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए जो सोसा एग्रीमेंट 2024 का है। तो 2025 में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ फाइटर जेट्स इंजन की डील साइन की है। और नासा और इसरो का जो जॉइंट कोलैबोरेशन है निसार सैटेलाइट, वो भी लॉन्च हुआ है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये सब दिखाता है कि जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन है वो और भी ज़्यादा डीपन हो रहा है इंडिया और यूएस के बीच। आर्टिकल का मेन पॉइंट यही है कि इंडिया और यूएस रिलेशंस डुअल ट्रैक मोड में चलती हैं। मतलब पॉलिटिकल लेवल पर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इंस्टीट्यूशन जो है क्वाइटली पार्टनरशिप को सस्टेन और स्ट्रेंथन करते रहते हैं। और फ्यूचर में दोनों कंट्रीज़ को जो डिफेंस के बियॉन्ड जो सेक्टर्स हैं उसमें कॉपरेशन एक्सपैंड करना होगा, ताकि जो ट्रस्ट है स्ट्रांग रहे पॉलिटिकल लॉज के टाइम पे भी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिल्ली जो दंगे हुए, दिल्ली राइट्स, उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के रूल्स के का यूज करके जो अक्यूज्ड हैं उन पर हिरारकी ऑफ पार्टिसिपेशन के बेसिस पर कैटेगरीज में जो है उनको डिवाइड किया है। तो कोर्ट ने बेसिकली उमर खालिद और जो शार्जिल इमाम है उनको उनका जो बेल है वो डिनाई कर दिया है, जबकि जो अदर पांच पांच एक्यूज है उनको कंडीशनल बेल जो है दी गई है। तो कोर्ट ने कहा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसका सेक्शन 43D5 के हिसाब से जजेस को सिर्फ ये देखना होता है कि एक्विजिशंस जो है प्राइमा फेसी सही लगते हैं या नहीं। इसलिए जो लॉन्ग कस्टडी है उसका डिफेंस जो लॉन्ग कस्टडी का डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। और प्रोसिक्यूशन का क्लेम है कि बेसिकली राइट्स एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, जो कि जो प्रोटेस्ट नेटवर्क्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू ऑर्गेनाइज हुए। तो नॉर्मली लोग प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट करने के लिए मैसेजिंग ऐप्स का जो है यूज़ करते हैं, जो अपने आप में इलीगल नहीं होता। तो कोर्ट ने जो टेररिस्ट एक्ट है उसका मीनिंग भी काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रेट किया। सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, बल्कि सर्विस डिसरप्ट करने की धमकी भी इसमें आ सकती है। तो ये इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट को जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसका एग्रेसिव यूज़ करने का लाइसेंस दे सकता है, जो कि डिसेंट पर है उस पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है। तो आर्टिकल का आर्गुमेंट है कि जब तक एविडेंस प्रॉपर्ली ट्रायल में टेस्ट नहीं होता तब तक हिरार्की के बेसिस पर बेल डिनाई करना अनफेयर है।
और स्पेशली जब उमर खालिद और जो इमाम शारजिल हैं और 5 साल के लिए जेल में हैं और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। अगर बाद में केस प्रूव ना हो तो उनकी जो लॉस्ट ईयर्स है वो वापस नहीं आ सकते। और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ऑलरेडी स्टेट्स को बहुत पावरफुल प्रिवेंटिव कस्टडी पावर्स देता है, इसलिए कोर्ट्स को चार्जेस की सीरियसनेस को केयरफुली वेट करना होगा। और आर्टिकल कहता है कि ट्रायल कोर्ट्स को जो विटनेस लिस्ट रैशनलाइज करके ट्रायल जल्दी शुरू करना चाहिए, वरना जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीनलैंड पीएम सेज नो मोर फैंटेसीज अबाउट एनेक्सेशन। तो ग्रीनलैंड के लीडर ने कहा कि इनफ इज इनफ। और जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कही है और यूरोप के लीडर्स ने क्लियर कर दिया कि ग्रीनलैंड का फ्यूचर उसके लोग और डेनमार्क ही डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। और ब्रिटिश पीएम और जर्मन ऑफिशियल्स ने भी इस स्टैंड को सपोर्ट किया। तो ग्रीनलैंड के पीएम ने एनेक्सेशन की बात को थ्रेट और प्रेशर बताया। तो यहाँ पर यूएस ग्रीनलैंड को एक्वायर क्यों करना चाहता है? एक तो ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में पड़ता है, जहाँ पर रशिया, नॉर्थ अटलांटिक और जो शिपिंग रूट्स हैं आर्कटिक के, वो सारे उस पर मिलिट्री मॉनिटरिंग आसान हो सकती है। और आर्कटिक आइस मेल्ट होने से नियर सी रूट जो है खुल रहे हैं, तो ग्लोबल पावर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस चाहते हैं। तो यूएस चाहता है कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस कम रहे और आर्कटिक में स्ट्रेटेजिक एज उसका बना रहे। ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस पोटेंशियल भी है यहाँ पर। तो शिपिंग टाइम यहाँ पर कम होता है क्योंकि आर्कटिक सी रूट्स कम टाइम के लिए खुले होते हैं। ट्रेड फास्ट होता है, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड का कंट्रोल मतलब स्ट्रेटेजिक ट्रेड एडवांटेज है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस वोंट गवर्न वेनेजुएला बट विल प्रेस फॉर चेंजेस थ्रू एम्बार्गो। तो यहाँ पर यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको हटाने के बाद ये सवाल जो है यहाँ पर उठ रहा है कि ये अब कंट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका कुछ टाइम के लिए वेनेजुएला को रन करेगा, लेकिन जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि यूएस रोज रोज का गवर्नेंस वहाँ नहीं करेगा। अमेरिका सिर्फ सिर्फ जो है ऑयल क्वारंटाइन जो है एनफोर्स करेगा ताकि कंट्री पर इकोनॉमिक प्रेशर बन सके, रिफॉर्म्स हो और ड्रग ट्रैफिकिंग को कम किया जा सके। तो मार्क रूबियो ने कहा कि ये ईरान या अफगानिस्तान की तरह जैसा इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि लिमिटेड स्ट्रेटेजिक मिशन है ताकि इकोनॉमिक प्रेशर, रिफॉर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन ऑफिशियल्स को नहीं लगता कि यूक्रेन ने जो पिछले हफ्ते रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रेजिडेंस को टारगेट किया यूक्रेन ने, जैसा रशिया क्लेम कर रहा था। तो ट्रंप ने बोला कि कुछ एक्टिविटीज़ नियर बाई हुई होंगी, पर रेजिडेंस पर अटैक के एविडेंस जो है वो नहीं मिलते। और यूक्रेन ने भी इस एलिगेशन को रिजेक्ट किया है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।